नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हम चर्चा कर रहे हैं 10 रूपक में नायिका विवेचन की। मुग्धा नायिका के बारे में जाना, कुछ विशिष्ट चर्चा भी की। मध्या नायिका क्या है, इसका वर्णन करते हुए 10 रूपककार लिखते हैं। मध्या उद्यत यौवना अनंगा मोहांत सुरत क्षमा। ध्यान दीजिएगा, स्वकीय नायिका के भेद चल रहे हैं। स्वकीय जो अपनी है, जिससे आपका विवाह हुआ है, ये उसकी चर्चा चल रही है। जिसमें कहते हैं मध्या नायिका वो होती है उद्यत यौवना उद्यत अनंगा मोहांत सुरत क्षमा। बस जिसमें जवानी चढ़ के आ गई है, उद्यत यौवना उद्यत अनंगा, जिसमें काम के भाव भी अब पूर्णतः जागृत हो गए हैं। और जब वो काम क्रीडाएं करती है तो मोहांत सुरत क्षमा, बिल्कुल हर तरीके से मोहांत यानी मृत प्राय शरीर हो जाए तब तक जो काम क्रीड़ा में रत रहती है, इसको मोहांत। मोहांत का अर्थ होता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाए। मोहांत कहेंगे बेहोश, यानी बेहोशी तक वो सुरत के लिए तत्पर रहती है। 3 इसके भेद यहां पे कहे गए हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। यौवनवती का उदाहरण दिया है। आलापान भ्रू विलासो विरलयति लसद बाहु विक्षिप्त यात नीवी ग्रंथि प्रथिम्ना प्रतनयति मनांग मध्य निम्नो नितंब उत्पुष्यत पार्श्व मूर्छत कुछ शिखर मुरो नुन्नमंत स्मरेण स्पृष्टा कोदंड कोट्या हरिण शिशुदृशो दृश्यते यौवन श्री। क्या कल्पना करता है कवि कि जैसे कामदेव ने अपने बाण से मृग के बच्चे जैसी हैं आंखें जिसकी, उस मृग नयनी की जो जवानी है उसको अपने अस्त्र से धार देती हो। एक पेंसिल होती है ना, अगर उसको पेंसिल का जो कटर है उसके अंदर बराबर तो क्या तीनी धार बनती है उसकी। आलापान बात करती है तो भ्रू विलासो। अब बोलती कम है, इशारे ज्यादा होते हैं। अब बोलना कम हो गया है, भ्रू विलासो यानी भवों के विलास से ही ज्यादा बातें हो जाती हैं। पहले की तरह स्थिति नहीं है कि जो कहना है वो सिर्फ वाच्यार्थ के रूप में ही कहा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। अब तो बहुत कुछ होता है, व्यंग्यार्थ होता है, और व्यंग्यार्थ की भी कहां जरूरत है। अरे इशारों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और हाव भाव, उन सब के कारण अब जब हाथ हिलते हैं ना तो अब अलग ढंग से हिलते हैं। अब चीजें होती तो अलग ढंग से होती हैं। यानी जो अदाएं हैं, उन अदाओं का तो जैसे बाढ़ आ गई हो, इस प्रकार की बात है। नीवी ग्रंथि प्रथिम्ना प्रथनेति मनांग मध्य निम्नो नितंबा। अब नितंब जो हैं वो थोड़े मध्य भाग से दबे हुए, यानी दोनों के अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में उसकी नीवी जो है वो जहां पे थोड़ी सी अंदर को झुक जाती है, इसकी बात करें, नीवी कहते हैं नाड़े को, वो थोड़ी सी अंदर झुक जाया करती है। उत्पुष्यत पार्श्व मूर्छत कुछ शिखर मुरो उन्नमंत स्मरेण। अब काम की क्रीड़ा के कारण जिसके स्तनों का सम्मुख ही उभार नहीं हुआ है, लेकिन जिनमें अब विशालता आती जा रही है, जिनके पार्श्व भाग भी अब ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं, ऐसी वो नायिका नव यौवन युक्ता, या जिसको कहा है कि यौवनवती नायिका जिसको कहा है, उसका ये उदाहरण दिया है। क्योंकि कामदेव ने अपने बाण से उसको बिल्कुल तेज बनाने के लिए स्पर्श कर दिया है, इस बात को यहां कहा है। देखिए, इसका उदाहरण हम श्रृंगार विलासिनी से भी देखेंगे और वहां आपको और अधिक आनंद आएगा। आगे कहते हैं कामवती। कामवती कैसी होती है? तो स्मर नवन नदी पूरे सोढ़ा पुनर्गुरु
मेतुभी यदपि विधृता तिष्ठन्त्याराद पूर्ण मनोरथा तदपि लिखित प्रख्यै अंगै परस्पर मुन्मुखा नयन नलनी नाला कृष्ट पिबंती रसम प्रिया। देखिए, कामवती जो अपनी काम चेष्टाओं के द्वारा, देखिए जिसको शारीरिक संबंध कहते हैं ना, उसको आप काम की पराकाष्ठा भले कह लें, लेकिन वो सुख बहुत लंबा नहीं हुआ करता है। वो तो एक बहुत ही कम समय है। वास्तविक जो काम सुख है वो तो मतलब मिलन से ज्यादा इंतजार में आनंद हुआ करता है, या मिलन में भी जो सारी चीजें यहां जो वर्णन किया गया, आप उस पर ध्यान दीजिए कि दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं, लेकिन घर भरा हुआ है, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे नहीं है, अभी बच्चों की बात नहीं आई है, बड़े बुजुर्ग घर में हैं। अब उनकी उपस्थिति में क्या हो, कैसे हो, कुछ संभव तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सामने बैठ के आंखों ही आंखों से एक दूसरे को देख लेना, और देखने के बाद एक दूसरे के साथ कहते हैं नयन नलिनी नाला कृष्ट पिबंती रसम प्रिया। वो प्रिया जो है अपनी आंखों से ही रस का पान कर लेती है। देखिए, समदुखा पिबती दिमाम नयनाभ्याम कालिदास ने भी लिखा है, कई जगह पे इसका उल्लेख आया है। यानी संभोग जो है वो एक प्रक्रिया है, लेकिन श्रृंगार के तो 10 प्रकार हैं। स्मरणम कीर्तनम चैव, जैसे भक्ति के प्रकार होते हैं ना, ऐसे श्रृंगार के, संभोग के 10 प्रकार कहे गए हैं। अब संभोग के जो 10 प्रकार हैं उनमें शारीरिक संबंध तो एक ही छोटी सी बात है, उससे पहले की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो सारी चीजें जिसको आ गई हैं करनी, उसको कामवती कहते हैं। कामवती का अर्थ ये नहीं है कि आप काम क्रीड़ा में कितने पारंगत हैं, नहीं, आप और कैसे कैसे काम के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, आपको कैसे कैसे तृप्ति मिल सकती है, आप किस किस तरीके से तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो कामवती का उदाहरण है। अब जो कहा है कि मोहांत सुरत क्षमा, इसका उदाहरण देते हैं। तावदेव रति समये महिला नाम विभ्रमा विराजन्ते। कवि बड़ा ही चतुर है। कवि कह रहा है कि तभी तक रति क्रीड़ा के समय जो महिलाएं हैं वो विभ्रम दिखाती हैं, तरह तरह की अदाएं, तरह तरह की चीजें, तरह तरह की बातें, तरह तरह के नखरे, वो तभी तक विराजन्ते विभ्रमा विराजन्ते यावन्ना कुवलय दल स्वच्छाभानी मुकुलयंती नयनानी। जब तक कि कमल जैसे कोमल उनकी आंखें जो हैं वो एकदम बंद नहीं हो जाती हैं। यानी जब चरम सुख की प्राप्ति होती है तो क्या होता है कि फिर ना कुछ बोलने की स्थिति होती है, ना कुछ कहने की स्थिति होती है, ना कुछ सुनने की स्थिति होती है। बस एक ही स्थिति होती है कि जिस आनंद की प्राप्ति हुई है, अब इस आनंद को थोड़ी देर के लिए बस उसी में डूबे रहना है। और इस स्थिति में पहुंच करके स्त्रियां जो हैं वो अपनी आंखों को एकदम बंद कर लेती हैं, फिर उनकी न कोई अदाएं हैं, न कोई विभ्रम है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो मध्या नायिका होती है वो काम क्रीड़ा में इस प्रकार के सुख को प्राप्त करने लग जाती है, जो मुग्धा के साथ नहीं होता है। मुग्धा तो इस चीज से डरती है, उसको इसमें जिस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए उसको पता ही नहीं है कि ये सुख होता है या ऐसी भी कोई चीज होती है। लेकिन जो मध्या नायिका होती है वो इसके सुख को पराकाष्ठा तक प्राप्त करती है, और जब वो पराकाष्ठा पे पहुंचती है तो उसकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, वो परम आनंद को प्राप्त करती है, ये कहा है। अब इसके और भी प्रकार हैं, धीरा, धीरा, अधीरा और अधीरा। इनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी श्रृंगार विलासिनी में किस प्रकार से इन मध्या के चर्चा की गई है उसको हम देखते हैं। श्रृंगार विलासिनी में मध्या भवति चतुर्विधा, मध्या की 4 प्रकार कहे, यहाँ 3 ही प्रकार कहे थे, यहाँ 4 प्रकार कहे हैं। रूढ़ यौवना, प्रादुर्भूत मनोभवा, सुप्रगल्भ वचना,
विचित्र सुरता, ये चार उसके प्रकार के हैं। अब हम चारों तो उदाहरण नहीं देखेंगे क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, लेकिन हम यहाँ पे एक दो उदाहरण देखते हैं। रूढ़ यौवना के संदर्भ में लिखते हैं, चारुतरे नयते नयने जल जाते युगम जयती है यदिच्छा पीन नितंब समुच्च कुचद्वय भारनता चकटिकल कृच्छा सारमणी रमणीयतरा सारमणी रमणीयतरा नव यौवन लोक जयैक जिघृक्षा शोभितनुं स्वतनुं त्ववलोक्य चेदिह चेतसि तेपि दिदृच्छा। आहा, क्या आंखें, चारु तरे नयते नयने, चंचल और झुकी हुई आंखें। जल जाति युगम जयती है यदिच्छा, मतलब अगर वो उठ जाएं तो पूरे संसार को जीत लें, या संसार को जीतने की कामना से ही वो आंखें उठेंगी, इसके अलावा तो उठने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी की तरफ आंख उठा के देख दिया तो उसका तो काम तमाम हो गया। इस बात को यहाँ ऐसी नवयुवानी है। पीन नितंब, नितंब पीन है, भरे हुए हैं, समुच्च कुचद्वय, और दोनों स्तन एकदम ऊंचे उठे हुए उभारदार, भार नता नकटी किल कृच्छा, और उन स्तनों के भार से कमर तो पतली इतनी है कि उनकी वजह से वो झुकी जा रही है। सा रमणीय रमणीय तरा, वो रमणी इतनी सुंदर है, नव यौवन लोक जयैक जिघृक्षा, जो अपनी एक ही नवयुवानी रूपी शस्त्र से तीनों लोकों को जीतने की इच्छा रखती है। देखिए, मैं कई बार ये कहता हूं कि सुंदर होना अच्छा है, लेकिन मैं सुंदर हूं इस बात का एहसास होना कई बार बड़ा खतरनाक होता है। यहां कह रहे हैं कि वो नव युवती जो है अपने नव यौवन से तीनों लोकों को जीतने की इच्छा रखती है। शोभितनुम स्वतनुम त्ववलोक्य चेदी है चेतसि तेपि दिदृच्छा। भैया, अगर आपकी नजरों के समक्ष ऐसी सुंदर शोभायमान कोई तरुणी आ जाए तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी आंखों का सौभाग्य है। प्रादुर्भूत मनोभवा का उदाहरण देखते हैं कि भूषित वेश विशेष विधो सततम तव जाति मनोगुण गण्य काम कला कुशलम तु बचो गति मंद पदे ने विमोहित जन्य जात मतर्कित रूप मिदम तु विलोकय ताह कृति नोपि किमन्ये पश्यसि यस्य मुखम सखी संप्रति धन्य तमम तमहम ननु मन्ये। क्या क्या सौभाग्य है। भूषित वेश विशेष विधो, जिसने बड़े ही विशिष्ट रूप से आभूषण बाभूषण पहन के और खुद को तैयार किया है, जिसने श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार से जो सजी है। देखिए, मुग्धा है वो तैयार होती है क्योंकि उसकी मां तैयार होती है, उसने मां को तैयार, उसको ये नहीं पता है कि तैयार होने का अर्थ क्या है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि होठों को अगर हम लाल रंग लगाते हैं, जिसको आज की भाषा में लिपस्टिक कहते हैं, वो लगाते हैं तो क्यों लगाया जाता है। सब लोग सिर्फ इतना है, मैं अभी भी ये कहूंगा कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, या संभवतः मैं तो ये कहूं कि 95% स्त्रियां ऐसी हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि होठों पे लिपस्टिक सिर्फ होठों को लाल करने के लिए नहीं लगाई जाती। वो यही जानती है कि भाई हमारे होठ अच्छे दिखाई देंगे, इसके लिए ये लिपस्टिक लगाई जाती है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता का तो ख्याल ही नहीं है कि ये है क्या, ये क्यों इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो कई बार कहता हूं कि बालों में गजरा लगाया जाता है, फूल लगाया जाता है चोटी में, तो क्यों लगाया जाता है नहीं मालूम होता लोगों को, लेकिन लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मैं इससे सुंदर दिख रहे हूं इसलिए इनको लगाया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी से गले मिलते हैं ना,
तो उसका मस्तक आपके यहाँ आता है। और इस स्थिति में जब उसका मस्तक आपके यहाँ आएगा तो आपके बालों में गुथे हुए मालिनी के फूलों की सुगंधी, या वहाँ पे लगाया हुआ जो वो गुलाब का फूल है, वो उसको सुगंधी प्रदान करता है, उसके मन को और आंदोलित करता, आह्लादित करता है। ये चीज है गजरे में। नहीं, उस गजरे को कहीं और क्यों नहीं पहना गया? नहीं, उसको वहीं पहना जाता है। उस यहाँ एक एक श्रृंगार का एक एक कारण है, लेकिन लोगों को चूंकि उन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, वो सिर्फ लोग करते हैं इसलिए हमें करना है, उन्होंने किया इसलिए हमें करना है। इस तरीके से सारे मेकअप किए जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि स्त्रियों को भी नहीं पता है कि जो मेकअप वो करते हैं वो किस लिए करते हैं। चलिए, भूषित वेश विशेष विधो, जिसने विशिष्ट रूप से खुद को तैयार किया है। सततम तव जाति मनोगुण गणी, मतलब आप अगर कल्पना करें कि सुंदर से सुंदर ये ऐसे और ये ऐसे ये ऐसे हो सकता है, वो सब कुछ हर तरीके से। काम कला कुशलम तु बचो, बोलती है तो काम कला में कुशल वाणी का प्रयोग करती है। पहले ऐसा नहीं होता है। मुग्धा के साथ ही नहीं होगा, मध्या के साथ ही होगा। उसकी बातों में कुछ न कुछ दो अर्थ वाली बातें रहेंगी। वो बोलेगी तो उसमें दूसरा अर्थ भी निकल रहा होगा। तो ये काम कला कुशलम तु बचो, वाणी ऐसी होती। गति मंद पदे ने विमोहित जन्य, और चलती है तो ऐसी गति है उसकी, वो ऐसी चाल से चलती है कि देखने वाला उसको देखे तो उसकी चाल पे मोहित हो जाए। तो लोगों को मोहित करने वाली चाल है जिसकी। जातम अतर्कित रूप विदम, जिसकी अतर्कित का अर्थ है जिसका तर्क करना यानी समझने की कोशिश की जाए, लेकिन अतर्कित का अर्थ है कि जो समझ में ही ना आए। जातम अतर्कित रूपमिदम, इस प्रकार का ये सौंदर्य है कि जिसको समझा ही नहीं आ रहे, यानी बुद्धि काम करना बंद कर दे, ये अर्थ होगा जातम अतर्कित। देव कवि बहुत सुंदर लिखते हैं, हिंदी में तो उन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन संस्कृत में और भी उनकी कलम जो है कमाल करती है। तो जातम अतर्कित रूपमिदम तु विलोकयतः कृतिनोपि किमन्य। अब उसको देखे तो इससे बड़ा पुण्य का और फल क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य का फल क्या हो सकता है कि जिसके सौंदर्य के विषय में आप की बुद्धि काम करना बंद कर दे। इतनी सौंदर्यवती कोई हो और वो आपके सामने खड़ी हो, आपको देखने का एक मौका मिल रहा हो, तो इससे ज्यादा सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन यहां तो इससे भी आगे बढ़ के कवि क्या कहते हैं, पश्यसि यस्य मुखम सखी संप्रति धन्यतमम तमहम नुन्मन्ये। अब वो जिसको देखती है ना, ओहो हो, उसको तो सभी देख रहे हैं, लेकिन वो किसको देखती है, वो तो धन्य धन्य हो जाता है। याद कीजिए, संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतीयाय पतिंवरासा नरेंद्र मार्गाट्य इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पाला। जहां जहां से इंदुमती निकल के चली जाती है ना, वो मैं उसको कामवती के उदाहरण के रूप में नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो अंतिम पंक्ति है ना कि पश्यसि यस्य मुखम सखी, हे सखी वो जिसके मुख को देख ले, धन्य तमम तमहम नुन्मन्ये, मैं मानती हूं कि संसार में वही अहोभागी है, वही धन्य भाग्यशाली है। और यही बात इस दीपशिखा कवि कालिदास की दीपशिखा उपमा में आई है कि जिसको छोड़ के वो आगे चली जाती, वो तो जैसे अंधकार में डूब जाता है। यहाँ तो सबके उदाहरण दिए हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है, इसलिए मध्या की चर्चा इतनी ही करेंगे। मैं और उदाहरण आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा विवेचन देख लेते हैं मध्या का। मध्या नायिका वो है जो उम्र के अनुसार कम से कम 18 से 20 साल के बीच में है, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था है। अगर आप उम्र की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 18 से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र जो है ये मध्या काल है। स्त्री के जीवन की 18 से लेकर 30, 31 या 30, 32 साल की उम्र तक की जो उसका एज काल है, इसको आप मध्या के रूप में देख सकते हैं। ये वो समय होता है जब उसको काम का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है, जो
उसका पूरी तरीके से आनंद ले पाती है, उसकी जवानी भी अपने पूर्ण निखार पे पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, भले कोई कहे कि 16 वाला बड़ी सुंदर होती है, भले कोई कहे कि 18 वर्षीय वाला या 62 वर्षीय वाला, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें गौण हैं। नायिका जो है जब वो बिल्कुल युवानी पे पहुंचती है तो आप मान के चलिए कि 25, 26, 24 ये एक उम्र का समय ऐसा होता है जब उसका संपूर्ण विकास हो गया होता है, जिस समय वो पूरी तरीके से हर चीज का आनंद ले सकती है। तो ये वो समय काल है। अगर जल्दी विवाह हो गया है तो आप ये मान सकते हैं कि 18 वर्ष से ये अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अगर किसी का विवाह थोड़ा लेट हुआ है तो ये उम्र जो है और 30-31 वर्ष तक ये उम्र रहेगी। इसके बाद वो प्रगल्भा की श्रेणी में आ जाएगी। प्रगल्भा के गुणधर्मों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन जब हम काव्यों की चर्चा करते हैं, जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं, तो उसमें मुग्धा और मध्या 2 प्रकार की ही नायिकाएं पाई जाती हैं। प्रगल्भा प्रकार की नायिकाओं को लेकर के काव्य नहीं लिखे गए। आप ये मान सकते हैं कि उर्वशी जो है वो मध्या है और जो धारणी है या जो औसीनरी है वो प्रगल्भा है। क्योंकि जो प्रगल्भा नायिका होती है, यहाँ तो उसकी जिस प्रकार से चर्चा की जाएगी वो की जाएगी, लेकिन शास्त्रों में जो उसकी चर्चा की गई है वो विशिष्ट है और साहित्य में उस प्रकार से वो देखने को नहीं मिलती है। धन्यवाद। इसको हम प्रगल्भा के समय पे देखेंगे। यहाँ मध्या की चर्चा की है। मैं समझता हूँ ये विवेचन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। धन्यवाद।